हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त का परिचय दीजिए। इसके अलावा इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी काव्य में सबसे लोकप्रिय कवि है। इस कथन के संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त के कवि व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, मैथिली शरण गुप्त के काव्य का उचित मूल्यांकन करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है और उसे पूछने जाने के चांसेस भी अधिक रहते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। एक बार और पूछा गया था क्वेश्चन, देखिए, सिद्ध करें कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक कविता का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपसे कोई कथन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, मैथिली शरण गुप्त का आधुनिक कविता से अगर संबंध आपसे किसी भी तरीके से पूछा गया है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर को लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आंसर है, राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित मैथिली शरण गुप्त ऐसे विरले कवियों में रहे हैं जिन्हें साहित्य के मनीषियों द्वारा अपनाया गया और साधारण पाठक वर्ग में भी वे समान रूप से प्रिय रहे। द्विवेदी युग के प्रमुख और प्रतिनिधित कवि होते हुए भी उनके काव्य में शाश्वत मूल्यों की रक्षा का प्रयास हुआ है। भारतेंदु युग में उनकी आंखों के सामने ही छायावाद, प्रगतिवाद उथल पुथल मचाते हुए गुजर गए, किंतु वे अपने को निर्लिप्त रखते हुए काव्य साधना में निरत रहे। वे इन विवादों से लिप्त रहे। वे आरंभ से ही वैष्णव संस्कारों में पगे हुए थे, अतः उन पर दूसरा रंग न चढ़ सका। वैसे उनके काव्य में इन प्रमुख वादों का क्षीण सा प्रभाव देखा जा सकता है, यानी कि बहुत हल्का प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन उनका मूल स्वर या तो राष्ट्रीय है या भक्ति से अपलवित या फिर वह भारतीय संस्कृति से समन्वित है। ये सभी स्वर मूलतः एक ही है। गुप्त जी आधुनिक युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। जीवन परिचय देखिए। जीवन परिचय है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण जी एक श्रेष्ठ कवि थे। स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त करके मैथिली शरण गुप्त ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखनी प्रारंभ की। साकेत की रचना पर आपको, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी को साकेत रचना के लिए क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक, यानी कि ये अवार्ड है, ये प्राप्त हुआ था। और इनका गोलोकवास, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1964 ईस्वी में हो गई थी। कृतियां देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, जय भारत, पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुष, विष्णुप्रिया, विश्ववेदना, कावा और कगला, त्रिपथ्यका, कुणाल गीत और झनकार। आगे देखिए, भारतीय संस्कृति के अमर गायक। भारतीय संस्कृति जैसे मैथिली शरण गुप्त के साहित्य में स्पंदित हो रही है। उनका संपूर्ण काव्य भारतीय संस्कृति के महत्व की जैसे उद्घोषणा करता है। वे भारतीय संस्कृति के पुजारी एवं उसके अमर गायक थे। अपने आरंभिक काव्य भारत भारती में उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हुए आधुनिक भारत की दीन अवस्था का कारण यही माना कि हम उस प्राचीन गौरवशाली संस्कृति परंपरा से छिटक कर दूर होते जा रहे हैं। अंग्रेजी सभ्यता और शासन के संपर्क के कारण भारतीय संस्कृति से उदासीन और प्राय विमुख हो रहे। अतः ऐसे समय में भारतीयों के हृदय में पुनः अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना गुप्त जी ने महत्वपूर्ण कार्य समझा। यानी कि संस्कृति से जब लोग दूर हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया, अपनी संस्कृति को लोगों के मनों तक, लोगों के दिलों तक, उनके दिमाग तक पहुंचाना जरूरी समझा। ठीक है, गुप्त जी और प्रसाद जी दो ही ऐसे आधुनिक कवि हैं जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति के गौरव का गायन किया है। प्रसाद की अपेक्षा कविता के क्षेत्र में गुप्त जी ही इसे और विशेष प्रयत्नशील हुए। यानी कि कविताओं के क्षेत्र में अगर हम देखें तो प्रसाद जी की अपेक्षा गुप्त जी ज्यादा प्रयत्नशील थे। ठीक है, भारत की जनता सनातन काल से रामायण और महाभारत काव्यों के चरित्र नायक राम कृष्ण को अपने जीवन का आदर्श और प्रेरक मानती रही। गुप्त जी ने भी अपने काव्य के प्रमुख वर्ण विषय इन्हीं दो ग्रंथों पर आधारित रखे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को
भी वे भूल नहीं सके थे। सिद्धराज, विकटभट, रंग में भंग आदि काव्यों में मध्यकालीन भारत वीरों की गाथा का गान किया गया है। गुप्त जी ने कावा और कर्बला में मुस्लिम भावनाओं को वाणी दी। ईसा और कार्ल मार्क्स पर भी उन्होंने लिखा। उनके मूल में भी भारतीय संस्कृतियों के मुख्य स्वर विश्व बंधुत्व की भावना रही। मानव मानव समान है, फिर चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो अथवा हिंदू। इसलिए गुप्त जी की भारतीय संस्कृति की प्रतिनिष्ठा विश्व बंधुत्व के मेल में है। यानी कि वो मानते हैं पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सब एक हैं। ठीक है। राष्ट्रीय भावों में के कवि, राष्ट्रीय कवि के रूप में गुप्त जी सर्वविख्यात हैं, यानी उन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। सहज रूप से उनके काव्य में राष्ट्रीयता की प्रधानता है। स्वदेश प्रेम, स्वतंत्र संग्राम आदि आपके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीयता के सभी अंगों का चित्रण भावमग्न होकर किया है। वो लिखते हैं, अपनी जन्मभूमि के ऊपर धन और जीवन सब वारो। आगे देखिए, गुप्त जी का काव्य राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। उनकी भारत भारती ने भारतीयों को जैसे सोते हुए से जगाया है। इसी राष्ट्रीय भावना के कारण ही गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की महती पदवी से विभूषित किया गया। भक्त कवि देखिए, यानी कि भक्त कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत गुप्त जी भावुक भक्त थे। उन पर वैष्णव भक्ति के संस्कारों का गहरा प्रभाव था, इसलिए उनके काव्य में भक्ति भावना के स्वर मुखरित हुए हैं। वे राम भक्त कवि थे। उनकी प्रसिद्ध काव्य साकेत में राम को गाथा का भक्तिमय गान है। यद्यपि वे राम के परम भक्त हैं, तथापि उनके काव्य में संकीर्ण भक्ति भावना कहीं दृष्टिगत नहीं हो पाती। उनकी भक्ति भावना पर आधुनिक युग की बौद्धिकता का भी प्रभाव है। यही कारण है कि उनके काव्य में तुलसी जैसा आत्मसमर्पण तो नहीं मिलता, परंतु एक कवि का वह स्वतंत्र व्यक्तित्व अवश्य मिल जाता है जो अपने भक्ति सिद्धांतों और भावनाओं से एकदम आक्रांत नहीं हुआ है। आगे देखिए, सामाजिक उत्थान के स्वर। चूंकि गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, अतः उनके काव्य में सामाजिक सुधार का स्वर स्वतंत्र गूंजता सुनाई पड़ता है। कवि भारतीय आदर्शों के अनुसार सामाजिक सुधार चाहता है। भारत भारती में उन्होंने सामाजिक सुधार के स्वर की प्रबलता को मुखरित किया है। हिंदू काव्य में भी उनकी सामाजिक सुधार की भावना स्पष्ट रूप से सामने आई है। उन्होंने अपनी अन्य कृतियों में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सामाजिक सुधार की भावना को व्यक्त किया है। सामाजिक सुधार की यह आकांक्षा उनकी कृतियों में प्रायः सर्वत्र लक्षित हुई है। गुप्त जी काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन सृष्टि मात्र ही नहीं समझते, अपितु समाज व राष्ट्र के उत्थान हेतु उसमें उचित उपदेश के मर्म का समावेश करना भी शेखर मानते थे। आगे देखिए, समन्वयवादी कवि। भारतीय संस्कृति समन्वयवादी है, इसलिए गुप्त जी पर समन्वयवाद का प्रभाव स्वाभाविक था। गुप्त जी की कविता में भी समरसता की प्रधानता है। वे हिंदू मुस्लिम भावनाओं के सौहार्द के पक्षधर हैं, यानी कि वो हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं मानते। यद्यपि वे हिंदू और हिंदू संस्कृति के प्रेमी हैं, फिर भी वे हिंदू कविता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, हम सब हैं हिंदू संतान, ये हमारा हिंदुस्तान। समन्वयवादी होने के कारण ही उन्होंने अपने काव्य में बौद्ध, सिख, मुसलमान आदि की भावनाओं को भी आदर दिया है। अनघ और यशोधरा काव्य बुद्धों से संबंधित है। गुरुकुल रचना सिखों से संबंधित है तथा इसी प्रकार मुसलमानों से संबंधित उनकी एक रचना है कावा और कगुला। ईसा से संबंधित उन्होंने फुटकर कविताएं भी लिखी हैं। समन्वयवाद के सिद्धांत में मसीहा माने जाने वाले कार्ल मार्क्स पर भी उन्होंने काव्य रचना की है। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त को प्रतिनिधि कवि के रूप में। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को सर्वाधिक प्रिय मानने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे बहुत बड़े कवि होने पर भी जनता की समझ के भीतर के कवि हैं। आसानी से आम आदमी की समझ में आ जाने वाले ऐसे कवि अन्यत्र खोजने पर भी नहीं मिलते। सूर तुलसी पुरानी हिंदी के कवि ठहरे। आधुनिक हिंदी में जयशंकर प्रसाद महान, मेधावी और अत्यंत प्रखर प्रतिभा से संपन्न कवि हैं। अवश्य पर वे आसानी से समझ में आ जाने वाले कहाँ हैं। इतने बड़े कवि, इतनी विपुल काव्य सर्जना करने वाले और इन सबसे बढ़कर सबकी समझ में आसानी से आ जाने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त जैसे दूसरा मिल पाना कोई
आसान बात नहीं, यह संभव नहीं है। सुप्रसिद्ध समालोचक बाबू श्याम सुंदर दास ने बहुत पहले ही गुप्त जी की काव्य प्रतिभा की परख करते हुए लिख दिया था, बाबू मैथिली शरण गुप्त आधुनिक खड़ी बोली के प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं। ये किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था। फिर देखिए, भारतीय नारी के सम्मान के गायक। स्त्री जाति के प्रति गुप्त जी का मन में सहज सम्मान था, साथ ही वे वर्तमान समाज में उनकी स्थिति से संतुष्ट भी नहीं थे। उन्होंने जहां स्त्री जाति की सहनशीलता, सौजन्यता, सादृश्यता और सबसे बढ़कर उसकी संयमशीलता, त्यागवृत्ति की सराहना की, वहीं समाज में उसकी दीनहीन दशा से संवेदनशील होकर आंसू भी बहाए। भारतीय नारी को असहायता के गहरे तक रेखांकित करने वाली उनकी यह निम्न उक्ति तो जनमन तक लोकोक्ति के रूप में प्रसिद्धि पा चुकी है। इसमें देखिए, अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उनके साहित्य में सीता, सुमित्रा, यशोधरा, राधा, शकुंतला जैसी सुप्रसिद्ध महिला पात्र साकार हुए, जबकि केकई, उर्मिला, देवकी, विष्णुप्रिया, हिडम्बा, सैरंगी, कुब्जा, विधाता, श्रुतिकीर्ति, माधवी, रत्नावली जैसी उपेक्षित और मौन रहने वाली स्त्री पात्रों की भी उन्होंने पहली बार वाणी दी। इन सबको भी क्या मिला? पहली बार वाणी मिली। उर्मिला का जलती हुई दीपशिखा सा योगिनी रूप, यशोधरा का पति के गौरव भार को ढोते हुए महान मातृत्व रूप, केकई के कलंक को प्रक्षालित करते हुए निखरता हुआ पुत्र के प्रति समर्पित वात्सल्य रूप, विष्णुप्रिया का अपने चैतन्य पति के प्रति घोर उपेक्षा को पाते सहते हुए अचेत समाधि सा स्वरूप, श्रुतिकीर्ति मंडाली गानकदे का पति के प्रति प्रेम की अगांधा, राक्षसी समझे जाने वाली हिडम्बा का सात्वत स्त्री स्वरूप, कुब्जा का कृष्ण के प्रति सहन समर्पित स्वरूप और आम स्त्री के रूप में आपने शांकुल पति से अपमान का विषपान करती हुई विद्यता का विशिष्ट रूप, ये सब गुप्त जी के साकार किए गए स्त्री स्वरूपों की झांकियां हैं जो साहित्य में सबसे पहली बार मिली है। स्त्रियों की स्थिति और सम्मान से सर्वाधिक सरोकार रखने वाले गुप्त जी सरीखे साहित्यकार संभव दूसरे न मिल पाए। आगे देखिए, खड़ी बोली कविता के प्राण प्रतिष्ठापक। गुप्त जी का महत्वपूर्ण कार्य यह भी था, उन्होंने खड़ी बोली कविता को काव्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। गुप्त जी का महत्वपूर्ण कार्य भाषा विषयक है। जिस समय गुप्त जी ने काव्य रचना आरंभ की, उस समय खड़ी बोली को काव्यानुकूल नहीं माना जाता था, यानी कि उसमें गद्य की रचना होती थी, काव्य की नहीं। खड़ी बोली के शब्दों की भाषा है, ऐसे कई आपेक्ष खड़ी बोली के संबंध में किए जाते हैं। गुप्त जी ने अपने लोकप्रिय काव्यों की रचना खड़ी बोली में रचना कर दी। खड़ी बोली कविता की ओर पाठकों का ध्यान तेजी से आकर्षित हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संस्कृत, फारसी और बांग्ला की महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय कृतियों का खड़ी बोली में ललित अनुवाद किया। संस्कृत से स्वप्न प्रवास वदतम का, फारसी से उमर खयाम की रुबाइयों का, बंगाल से प्लासी के युद्ध और मेघनाथ वध आदि कृतियों में अनुवाद इसी प्रवृत्ति का द्योतक है। आगे देखिए, गुप्त जी के भाषा संबंधी कार्य के बारे में प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर सत्येंद्र लिखते हैं, गुप्त जी ने खड़ी बोली को विविध भावों के हिंडोले में झुलाकर, विविध दृश्यों का पर्यवेक्षण कराकर, विविध तर्कों में वाग वैदग्ध्य का आनंद दिलाकर, विविध रसों में विभोर बनाकर उसे एक स्थिर प्राय भूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया। मानवतावादी कवि के रूप में हम मैथिली शरण गुप्त को देखते हैं। गुप्त जी के काव्य में सर्वत्र मानवतावादी विचारधारा का स्वर मुखरित हुआ दिख पड़ता है। वस्तुतः गांधीवादी विचारधारा प्रकारांतर से मानवतावादी विचारधारा भी कही जा सकती है। गुप्त जी इसमें गांधीवादी होने के कारण मानवतावादी हैं और मानवतावादी होने के कारण गांधीवादी हैं। उन्होंने काव्य में सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी देशों के मनुष्य को समान प्रतिपादित किया है। वे प्रत्येक मनुष्य को मनुष्यता की दृष्टि से देखना चाहते थे। वे अपने राम को भी इसलिए मानव के रूप में देखने के आकांक्षी हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे में मानवतावादी विचारधारा को स्पष्ट देखा जा सकता है। आगे देखिए,
गुप्त जी का यही मानवतावादी दृष्टिकोण उनके संपूर्ण साहित्य में व्याप्त है। इसलिए बालकृष्ण राव ने लिखा है, गुप्त जी का काव्य हमें कर्मठता, राष्ट्र प्रेम और मानवता का अमर संदेश देता है। अब देखिए, सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित कवि के रूप में, यह ठीक है कि गुप्त जी का काव्य प्रसाद जी के काव्य जैसे उत्कृष्ट नहीं है, किंतु फिर भी गुप्त जी को प्रसाद जी से अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। प्रसाद जी की कृतियां परीक्षाओं के निर्धारण के कारण अधिक बिकती हैं, किंतु गुप्त जी की कृतियां तो जनसाधारण में वैसे ही बड़े चाव से खरीदी जाती हैं। आधुनिक हिंदी कवियों में सबसे अधिक लोकप्रियता गुप्त जी ने अर्जित की। उनकी सभी कृतियों के अनेक संस्मरण निकल चुके हैं और जय भारती, जयद्रथ वर्ध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा आदि के तो 30 से अधिक संस्मरण हो चुके हैं। निश्चय ही हिंदी जनता ने गुप्त जी को हृदय से जितना महान महत्व प्रदान किया, उतना अन्य किसी कवि को नहीं। इसके लिए गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश कहते हैं कि यह सत्य है, यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि पाठकों की जितनी बड़ी संख्या उन्हें प्राप्त है, उतनी बड़ी संख्या प्राप्त करने का सौभाग्य अन्य किसी भी हिंदी कवि को उपलब्ध नहीं हुआ। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए बाय, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।